सबसे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 12:45 पर रायपुर के माना हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान से सीधे रायपुर आएंगे और भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी लेंगे। 3 महीने के भीतर अमित शाह 5वीं बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी सूची के प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही देश में चल रही परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेकर वह सियासी नब्ज भी टटोलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र इस महीने की 18 तारीख को शुरू हुआ था और 21 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। यहां एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही वह अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर अपने कार्यक्रम के तहत एंटनी ब्लिंकन के अलावा अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा करेंगे। वह आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 4थे विश्व संस्कृति महोत्सव को भी संबोधित करेंगे। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि कनाडा संगठित अपराध को संरक्षण देता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। इससे पहले भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए के मंच पर भारत की ओर से बात रखते हुए बिना नाम लिए कनाडा को संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ देश सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन ले रहे हैं। चीन के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इसमें हमेशा समस्याएं रही है। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य और युद्ध की घटना नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर में धीरे धीरे चीनी नौसेना की बढ़ रही मौजूदगी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों में चीन की नौसेना अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है, लेकिन हम इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आधिकारिक आवास में रिनोवेशन को लेकर कथित गड़बड़ी और कदाचार पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच का केस दर्ज किया है। प्राथमिक जांच आरोपों को तय करने का पहला कदम है और अगर सबूत मिलते हैं तो इसके बाद रेगुलर एफआईआर के साथ जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने निर्माण से संबंधित मंजूरी और सिफारिशों से जुड़े रिकॉर्ड को पीडब्ल्यूडी से मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कामयाब सफर पर आयोजित इस समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात को ब्रांडिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग का आयोजन बताया। पीएम मोदी ने गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था, उसके बावजूद निवेशक गुजरात आए। पिछले 20 वर्षों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने से नए भारत को आकार देने तक विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात की अद्वितीय सफलता पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और शार्क टनल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले रोबोटिक्स गैलरी को देखा, जहां रोबोटिक्स की अपार क्षमता को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि कैसे रोबोटिक्स प्रौद्योगिकियां युवाओं में जिज्ञासा जगा रही है। पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी के कैफे में रोबोट द्वारा परोसी गई एक कप चाय का भी आनंद लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने छोटा उदेपुर के बोडेली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य को इन विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इससे गुजरात के सभी जिलों और ब्लॉकों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओदरा दाभोई सिनोर मालसरासा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदेपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास किया। बोडेली में सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लंबे समय से दलितों, आदिवासियों, गरीबों और पिछड़े वर्ग को लोगों को वंचित रखा गया। आजादी के इतने दशकों बाद उन्हें आदिवासियों के गौरव और सम्मान के लिए काम करने का अवसर उन्हें मिला है। गुजरात वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन जनसभा में शिरकत की। वडोदरा सभा स्थल पर प्रधानमंत्री के पहुंचते ही मातृ शक्ति का जोश आसमान से बातें कर रहा था। मंच पर पारंपरिक तौर पर स्वागत और उसके बाद एक एक कर विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाए कि विपक्षी दलों की मंशा अधिनियम को पारित कराने की कभी रही ही नहीं। प्रधानमंत्री ने वडोदरा की सभा में यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष की मंशा कभी भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रही। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की नीयत साफ होती तो किंतु परंतु का प्रश्न नहीं करते। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि जब वे गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री थे तब भी वे सभी योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर लागू करते थे। साल 2014 के बाद देश के विकास को भी महिलाओं को केंद्रित किया जा रहा है। आज देश भर में शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश भगत सिंह के बलिदान को नमन कर रहा है। देश की आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। देश भर में 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा से अगले बरस तू जल्दियां आने का अनुरोध करते हुए आज धूमधाम के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है। दुनिया भर में मशहूर छत्तीसगढ़ में बस्तर के दशहरा उत्सव धूमधाम से शुरू हो चुका है। दूसरी रस्म के तौर पर जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर के निकट डेरी गड़ाई की रस्में निभाई गईं। 107 दिन तक बस्तर का यह दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। आज ईद मिलादुन्नबी है। यह पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह उत्सव उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। पैगंबर मोहम्मद ने आपसी भाईचारा और शांति का पैगाम दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों को HIV अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत HIV संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी के मुआवजे के दावे को नामंजूर करने के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ अपील पर यह निर्देश दिए। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान बीमार हुए वायुसेना के जवान को खून चढ़ाए जाने के बाद HIV संक्रमण हो गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस लापरवाही के लिए कोर्ट ने वायुसेना और सेना को जिम्मेदार बताया है। महाराष्ट्र के ठाणे समेत विभिन्न इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को यातायात समेत कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने G20 शिखर सम्मेलन की प्रगति की समीक्षा की। सभी कार्य समूहों को हर महीने परिणामों की रिपोर्ट भेजनी होगी। पंजाब के मोहाली जिले के कुराली गांव में स्थित इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। घटना में 5 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना से 2 गंभीर मजदूर को मोहाली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कोयला खदान जल संसाधन के सतत उपयोग से 9 राज्यों के 981 गांव में अनुमानित 17.7 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीएसी ने लगभग 8,130 लाख मीटर खदान जल का मुक्त किया गया, जिसमें से 46% को घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों जैसे सामुदायिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशकश के 10 दिन के भीतर ही इस योजना का लाभ लेने के लिए 1.40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का परिणाम है और पेशकश के 10 दिन के भीतर इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना इस योजना की सफलता का प्रमाण है। सरकार ने समुद्री मार्ग से आयातित माल के लिए होने वाले भुगतान को 5% एकीकृत माल एवं सेवा कर IGST से छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने आयातित वस्तुओं पर समुद्री मार्ग से माल ढुलाई पर एकीकृत GST के भुगतान के संबंध में IGST अधिनियम में बदलाव को 1 अक्टूबर से अधिसूचित किया है। फिलहाल आयातकों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 5% GST देना होता है।
नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार जैसी विदेशी कंपनियों को 1 अक्टूबर से जीएसटी नियमों का पालन करना होगा। इन कंपनियों को 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। वित्त अधिनियम 2023 में किए गए प्रस्तावित संशोधन के अनुरूप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने यह अधिसूचना जारी की है। संशोधन के बाद एकीकृत जीएसटी कानून के तहत गैर कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। भारतीय उपभोक्ताओं को इस तरह की सेवाएं मुहैया कराने वाले किसी भी विदेशी आपूर्तिकर्ता को सीधे तौर पर या भारत में अपने प्रतिनिधि के जरिए जीएसटी कानून के तहत सरल पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा। सरकार के सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने सत्यापन प्रक्रिया सख्त करके पिछले 3 साल में बड़ी संख्या में फर्जी विक्रेताओं को बाहर निकाला है। इसमें से कुछ विक्रेता भारत के पड़ोसी देश के थे। जेम के मुख्य कार्याधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, हमें बड़ी संख्या में विक्रेताओं को हटाया है, जिससे प्रभावित होने वाली श्रेणियों में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जहां चीन के लोगों की मौजूदगी थी। टोयोटा मोटर भारत में तीसरा संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी पिछले 1 दशक में पहली बार अपनी उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सुजुकी मोटर के साथ साझेदारी के बाद उसकी घरेलू बिक्री बढ़ गई है। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो इसे आप 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। आरबीआई ने मई में कहा था कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है और 30 सितंबर तक इसे बदला या जमा कराया जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणा पत्र देकर योजना से बाहर निकालने का विकल्प चुनने की समय सीमा 1 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तक थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि प्राधिकरण अगले 37 गीगाहर्ट्ज बैंड को छोड़कर किसी भी स्पेक्ट्रम बैंड पर मूल्य निर्धारण या अन्य तौर तरीकों पर नई सिफारिशें नहीं देगा। तमिलनाडु में स्थित वीओ चिदम्बरनार वीओसी बंदरगाह ने हरित अमोनिया आयात किया गया। इस पर्यावरण अनुकूल ईंधन कंटेनर मिस्र के डेमिटा बंदरगाह से वीओसी बंदरगाह पर पहुंचे हैं। यह शिपमेंट तूतीकोरिन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए था। वीओ चंदरबरनार पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभारी श्री विमल कुमार झा ने कहा, वीओ चंदरबरनार पत्तन ग्रीन पोर्ट पहल शुरू करने में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में अग्रणी रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी और मजबूत भौतिक एवं डिजिटल संस्थानों की मौजूदगी से भारत के लिए अब उड़ान भरने का वक्त आ गया है। चिप क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह देश में नवोन्मेष, क्रॉस ग्रुप दक्षता और इंटेल उत्पादों के निष्पादन सहित कंपनी की संपूर्ण इंजीनियरिंग और डिजाइन परिचालन संभालेंगे। गूगल की वीडियो सेवा यूट्यूब ने भारत में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। कॉमस्कोर के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 5 में से 4 लोग यूट्यूब देखते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार जून 2023 में 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने औसतन रोजाना लगभग 70 मिनट यूट्यूब देखने पर खर्च किए थे। पिछले महीने अमेरिकी सेना में लगातार हो रहे दुर्व्यवहार और रंगभेद से तंग आकर ट्रेविस किंग ने अमेरिका से भागने का फैसला किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का शिनजियांग प्रांत क्षेत्र में जबरन श्रम का आरोप उसे बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाया अफवाह है, जिसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। कार्बन उत्सर्जन को सीमित और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का एक रिसर्च सेंटर द्वारा ऐसे तकनीक पर काम किया जा रहा है जो ग्रीन वेस्ट को चारकोल जैसी सामग्री में बदल देती है। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में लड़ रहे यूक्रेन सैनिकों ने कहा कि रूस के ड्रोन यूक्रेनी तोपखाने के लिए काल बन गए हैं। ब्रिटेन सरकार द्वारा रोज बैंक तेल क्षेत्र को हरी झंडी देने के फैसले पर जलवायु अभियान से जुड़े समूहों ने आलोचना की है। रोज बैंक तेल क्षेत्र पर बढ़ते आलोचनाओं के बीच ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में प्राथमिकता को देखते हुए हमने इसकी मंजूरी दी है। सऊदी अरब के राजदूत नाइफ अल सुदैरी का फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतिये से मुलाकात।
अपोलो अस्पताल ने पूर्वी क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षमता का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सोनापुर में 325 बिस्तर के आंशिक रूप से निर्मित अस्पताल का अधिग्रहण किया है। इटली के कुख्यात माफिया माटेओ मेसिना डेनोरो की कैंसर से मृत्यु के बाद उसका शव सिसिली में उसके घर वालों को सौंप दिया गया। 61 वर्षीय डेनारो कई हत्याओं का दोषी था और 30 सालों तक फरार रहने के बाद उसे जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। जापान के शीर्ष प्रवक्ता हिरोकाजु मात्सुनो ने कहा है कि जापान फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़े जाने के मुद्दे पर चीन का साथ देने की रूस की घोषणा की जांच करेगा। इराक के निनेवे प्रांत के हमदानिया जिले में एक शादी की पार्टी में आग लगने से 100 से अधिक लोग मारे गए और 150 लोग घायल हो गए। राज्य मीडिया के अनुसार आतिशबाजी के कारण यह घटना हुई। इराक में आगजनी की घटना के बाद अपनी लापता मां को ढूंढने निकला एक शख्स अचानक उनके कपड़ों को देख जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की। ताजा हालातों में भी यूएस मैक्सिको सीमा पर प्रवासियों का आना जाना लगातार जारी है। बीते सप्ताहों में बड़ी संख्या में प्रवासी मैक्सिको से अमेरिका आए हैं। आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए यह जो बाइडेन के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के तटरक्षकों द्वारा बीजिंग में लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को काटने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन उस क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा जहां फिलीपींस ने बीजिंग द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को काट दिया है। फिलाडेल्फिया में किशोर लुटेरों के एक बड़े समूह द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ और लूट मचाने के बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना मंगलवार को हुई थी। बुल्गारियाई सैनिकों ने नाटो के उद्देश्य की मजबूती व साथ काम करने की क्षमता में सुधार के लिए 6 नाटो सहयोगियों के साथ सैन्य अभ्यास किया। मंगलवार को हुए इस अभ्यास में तोपखाने से हमले रोकना और हेलीकॉप्टर द्वारा घायल कर्मियों को निकालना शामिल रहा। वार्सो के प्रतिबंध बढ़ाने के फैसले पर दोनों देशों के बीच पनपे विवाद के बाद आज पोलैंड के कृषि मंत्री रॉबर्ट टेलेस ने कहा कि अनाज आयात के बारे में यूक्रेन के साथ बातचीत पटरी पर है। हालांकि टेलेस ने यह भी कहा कि यूक्रेन को WTO में पोलैंड के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेनी चाहिए। एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरपाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने वुशु में रजत पदक के साथ आज के दिन की शुरुआत की। भारत के लिए रोशिबिना नौरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में सफलता पाई। उन्हें फाइनल में चीन की खिलाड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं घुड़सवारी में सेज व्यक्तिगत फ्रीस्टाइल राउंड का फाइनल भी खेला जाएगा। भारत के लिए हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल हिस्सा लेती दिखाई दी। इससे पहले बुधवार को एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक जीतने में सफलता पाई। कुल 22 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के सिर्फ कौर समरा ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत वर्ग में आशी चौकसे ने कांस्य पदक हासिल किया। आशी ने कुल 451.9 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में भारत को रजत पदक मिला है। भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक हासिल किया। ईशा ने 33 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अनंत सिंह नारूका ने शूटिंग में देश को एक और पदक दिलाया है। उन्होंने पुरुषों के स्केटिंग स्पर्धा में 60 में 58 शॉट सही निशाने पर लगाए, रजत पदक अपने नाम किया। नौकायन में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। भारतीय सेलर विष्णु सरवानन ने डिंगी ILCS 7 में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। विष्णु ने 34 नेट पॉइंट्स हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। टेनिस में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की पुरुष युगल जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झिझेन झांग और वू यिविंग की जोड़ी को हरा दिया। दोनों खिलाड़ी अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
और बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निखत ने महिला मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही निखत अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वह एक और जीत हासिल करती हैं तो उनका पदक पक्का हो जाएगा। वुशु में भारत के लिए एक रजत पदक पक्का हो गया है। रोशिबिना नाउरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में जीत हासिल की है। वह अब फाइनल में पहुंच गई हैं। नेपाल की पुरुष टीम ने मंगोलिया के खिलाफ एशियाई खेलों में 20 ओवर में 314 रन का स्कोर बनाया। दीपेंद्र सिंह एरी ने 9 गेंदों में अर्धशतक लगाकर युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेपाली बल्लेबाज कुशाल मल्ला ने रोहित शर्मा और डेविड मिलर को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज T20 शतक बनाया। उन्होंने केवल 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। राजकोट में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 353 रन के जवाब में भारतीय टीम 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। सीरीज के पहले 2 वनडे में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। शुभमन ने 2 मैचों में 89 की औसत से सबसे ज्यादा 178 रन बनाए थे। न्यूकैसल यूनाइटेड ने EFL कप के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। तीसरे दौर के मैच में न्यूकैसल ने शानदार फॉर्म में चल रही मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराया। 92 आर्सेनल ने भी IFL कप के चौथे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने नेल्सन के गोल की मदद से तीसरे दौर में बेंटफोर्ड को 1-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। लिवरपूल ने रोमांचक मुकाबले में लेस्टर सिटी को 3-1 से हराकर IFL कप के चौथे दौर में प्रवेश किया। लिवरपूल की तरफ से तीनों गोल दूसरे हाफ में देखने को मिले। चेल्सी भी चौथे दौर में पहुंचने में सफल रही हैं। EFL कप के तीसरे दौर के मुकाबले में चेल्सी ने ब्राइटन को 1-0 से हराया। चेल्सी के लिए जैक्सन ने 50वें मिनट में गोल किया। निकत ने महिला मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही निकत अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वह एक और जीत हासिल करती हैं तो उनका पदक पक्का हो जाएगा। और ऑस्कर अवार्ड 2024 में भारत की ओर से मलयालम फिल्म 2018 एवरिन इज ए हीरो को ऑफिशियल एंट्री मिली है। इस बात की घोषणा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 टाइगर का मैसेज का टीजर रिलीज हो गया है। दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है फिल्म का टीजर। मोहित रैना की वेब सीरीज मुंबई डायरीज के दूसरे सीजन का टीजर रिलीज हो गया है। इस सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा और मोहित रैना मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। यह सीरीज 6 अक्टूबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। फातिमा सना शेख, दिया मिर्जा और संजना संघ की अभिनीत फिल्म धक धक की रिलीज डेट सामने आ गई है। यह फिल्म 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लेह में आयोजित होगा। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के सहयोग से किया जा रहा है। जवान फिल्म की सफलता से उत्साहित शाहरुख और उनकी टीम ने फिल्म प्रेमियों को इस वीकेंड पर एक अनोखा ऑफर दिया है। शाहरुख खान ने घोषणा की है कि जवान फिल्म की एक टिकट खरीदने पर दर्शकों को दूसरी टिकट मुफ्त दी जाएगी।
दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता रवि तेजा की बहुप्रतीक्षित फिल्म ईगल 13 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म मंथ ऑफ मधु का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। राधिका राव और विनय सप्रू के निर्देशन में बनी फिल्म यारियां 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की रिलीज डेट से सस्पेंस खत्म कर दिया है। अपने फैन से कार्यक्रम में बात करते हुए शाहरुख खान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि डंकी 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।